और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्साई की संधि। और ये जो टॉपिक है वो बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के थर्ड पेपर का सिलेबस का पार्ट है, वर्साई की संधि। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी वर्साई की संधि पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। तो वर्साई की संधि हम देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1914 और से लेकर 1918 तक चला था, तो उसमें उसके बाद जो है पेरिस में एक शांति सम्मेलन जो है बुलाया गया था, जिसमें जो है लगभग 5 संधियों की बात की गई, जिसमें से वर्साई की संधि कैसी थी, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण थी, जो कि जर्मनी के साथ हुई और जर्मनी को ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया, उत्तरदायी जो है ठहराया गया। तो ये वर्साई की संधि की जो रूपरेखा है वो जो मित्र राष्ट्र थे, जो विजेता राष्ट्र थे, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और इटली भी था, ये 4 जो है देशों के नेता थे। इन लोगों ने संधि और अन्य देशों ने मिलकर संधि की रूपरेखा तैयार की और उसे जर्मनी के पास जो है स्वीकार करने के लिए भेजा, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। जर्मनी से इस संधि को बलपूर्वक जो है कह सकते हैं कि हस्ताक्षर कराया गया था, क्योंकि उसे एक निर्धारित तिथि दी गई थी, जिस तिथि के अंदर यदि वह इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता तो उस पर आक्रमण करने की भी उसे धमकी दी गई थी। तो इस प्रकार जो है 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और जर्मनी को ही चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए उत्तरदायी माना गया था, तो इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, क्या क्या इसमें धाराएं थी, क्या क्या शर्तें थोपी गई, उसी को हम देखेंगे। तो प्रादेशिक व्यवस्था के तहत हम देखते हैं कि 1791 में जर्मनी द्वारा छीने गए अल्सास लारेन के प्रदेश पुनः फ्रांस को वापस देना पड़ा। यानी ऐसे क्षेत्र जिसे फ्रांस से छीना था जर्मनी ने, तो जर्मनी को फ्रांस को वापस देना पड़ा। सार का प्रदेश जो जर्मनी का कोयले का भंडार क्षेत्र था, इसकी जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्र संघ को सौंपी गई और कोयले की खानों को फ्रांस को सौंप दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि 15 वर्ष बाद जनमत संग्रह किया जाएगा कि इस क्षेत्र पर किसका नियंत्रण होगा। अगला है कि फ्रांस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राइन लैंड का निःशस्त्रीकरण कर दिया गया तथा 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों की सेना को नियुक्त कर दिया गया। मार्सनेट और यूपेन तथा मालमेरी के प्रदेशों को जर्मनी से छीनकर बेल्जियम को दे दिया गया। उत्तरी जर्मनी का प्रदेश जो सेल्सविक था, एक जनमत संग्रह के बाद डेनमार्क को दे दिया गया। जर्मन की पूर्वी सीमा का अधिकांश भाग छीनकर पोलैंड को दे दिया गया। डेजिंग बंदरगाह जिसे 13वीं सदी में जर्मनी द्वारा बसाया गया था और जहां की अधिकांश जो है जनसंख्या जर्मन थी, जर्मनी से छीन लिया गया और इसे जो है डेजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में परिवर्तित कर उस पर राष्ट्र संघ का संरक्षण स्थापित किया गया और पोलैंड को डेजिंग तक पहुंचने के लिए जो है जर्मनी के बीचों बीच से एक गलियारा निकालकर पोलैंड को दे दिया गया, जिसके कारण पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से अलग हो गया। यानी जर्मनी के बीचों बीच से रास्ता निकाला गया और जर्मनी का इस प्रकार से 2 भागों में विभाजन अन्यायपूर्ण था, जो आगे चलकर भयंकर संकट यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का भी कारण बना। जो साइलेशिया का क्षेत्र था, जर्मनी का छोटा भाग, उसे जो है चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। सेमल बंदरगाह जो कि जर्मनी का था, इस पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश उससे छीन लिए गए और राष्ट्र संघ के संरक्षण में रख दिया गया। क्योंकि राष्ट्र संघ के संरक्षक मित्र राष्ट्रों को ही नियुक्त किया गया, तो इन उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों ने संरक्षण प्रणाली द्वारा आपस में बांट लिया। अब सैन्य व्यवस्था क्या क्या थी? सैन्य व्यवस्था में ये था कि सैन्य व्यवस्था के तहत ये व्यवस्था की गई कि जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा को समाप्त कर दिया गया, यानी उसकी सैन्य व्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित कर दिया गया। स्थल सेना की संख्या जो है 1 लाख तक ही सीमित कर दिया गया 12 वर्षों के लिए। उसकी नौसेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसकी वायुसेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर आर्थिक क्षतिपूर्ति की बात करें तो उस पर जो है $5 अरब क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए कहा गया और जर्मनी की नौसेना के सबसे बड़े केंद्र कील नहर को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया गया, अर्थात मित्र राष्ट्रों का उस पर
अर्थात कील नहर पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य हो गया। चीन, बल्गारिया, मिस्र, मोरक्को से प्राप्त जर्मनी के व्यापारिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। जर्मनी द्वारा डुबोए गए जहाज़ों के बदले उससे व्यापारिक जहाज़ों की मांग की गई। जर्मनी से लोहे और कोयले के मुख्य क्षेत्र जो है, जो सार था, अल्सास और लारेन था, ये तो छीन ही लिया गया था। साथ ही जो है 10 वर्ष तक 70 लाख टन कोयला प्रति वर्ष उसे फ्रांस को देना था, जबकि 80 लाख टन जो है उसे ब्रिटेन और बेल्जियम को देने के लिए कहा गया। अन्य जो शर्तें थोपी गई, यानी जो वर्साय संधि के जो अन्य प्रावधान थे, तो अन्य जो शर्तें थोपी गई जर्मनी की, उसमें है कि जर्मनी के सम्राट विलियम कैसर को युद्ध का अपराधी मानकर उन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया। जर्मनी के एक बड़े भूभाग पर, यानी राइन नदी के पश्चिम ओर, मित्र राष्ट्रों को सैनिक अड्डा बनाने की सुविधा दी गई। इसके साथ ही जो है जर्मनी से उन कलाकृतियों को वापस लौटाने को कहा गया फ्रांस को, जिसे जो है जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करके उसे छीन लिया था। वर्साय संधि के मूल्यांकन की अगर बात करें तो कई देशों ने इस पर सिग्नेचर किया था। दक्षिण अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री थे वहाँ से, जनरल स्मट्स, उनका ये कहना था कि इसलिए संधि पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ कि युद्ध का अंत देखना चाहता हूँ। और वर्साय संधि का मूल्यांकन करें तो ये एक आरोपित संधि थी, विश्वासघाती संधि थी, एक पक्षीय शर्तें थोपी गई, असंभव, अपमानजनक व कठोर शर्तें थीं जो जर्मनी पर थोपी गई, अव्यावहारिक सिद्धांतों पर आधारित थीं, तानाशाही प्रवृत्तियों को जन्म देने वाली संधि थी। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए इस संधि को उत्तरदायी माना गया। क्षणिक भावावेश पर आधारित था, बदला लेने की भावना थी एक तरीके से जर्मनी से, और कुल मिलाकर नेतृत्व की एक प्रकार से इसमें असफलता ही मानी जाएगी, क्योंकि जिन नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि एक वो न्यायपूर्ण संधि करें युद्ध के समापन के बाद से, और ऐसी व्यवस्था करें कि विश्व में युद्ध की संभावना न रहे, तो वो लोग अपने कर्तव्य पालन में तटस्थ और जो है नहीं रहे, न्यायपूर्ण व्यवहार उन लोगों ने नहीं किया। कुछ स्टेटमेंट जो है देख लेते हैं। हेरल्ड निकल्सन जो है कहते हैं विल्सन की कोई भी शर्त वर्साय संधि में पूरी नहीं की गई। विल्सन आदर्शवादी थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और गैथॉन हार्डी कहते हैं कि वर्साय की संधि में विल्सन के 14 सूत्रों में से अधिकांश का पालन किया गया, यानी जिसको जैसा मतलब लगा, किसी ने पक्ष में तर्क दिए, किसी ने विपक्ष में, लेकिन कुल मिला के ये शांति जो संधि थी वह न्यायपूर्ण नहीं थी। हम जवाहरलाल नेहरू का भी एक स्टेटमेंट देख लेते हैं इस संधि के बारे में। ये जो है वर्साय की संधि का मूल्यांकन करते हुए पंडित नेहरू, तो यहाँ पे 1919 की अगर बात है तो यहाँ पे जो है मोतीलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है, न कि जवाहरलाल नेहरू का, कि मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे और वे मांस का कोई पिंड ही नहीं चाहते थे, वरन जर्मनी के अधमृत शरीर से खून की आखिरी बूंद भी ले लेना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस संधि की आलोचना हुई। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो मित्र राष्ट्रों के समर्थक थे, तो उन लोगों ने तो ऐसी भी बातें कहीं कि ऐसे आदर्श स्वरूप की शांति संधि आज तक कभी नहीं देखी गई, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, जो कि इस संधि के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे, वो कहते हैं कि संधि को जर्मनी के साथ अन्याय नहीं माना जा सकता। यदि जर्मनी इस युद्ध में विजयी हो जाता तो हमें इससे भी भयानक परिणामों का सामना करना पड़ता। तो इस प्रकार से कई तरह की स्टेटमेंट देके इसे न्यायपूर्ण जो है बताने का प्रयास किया गया। हालांकि ये संधि बहुत न्यायपूर्ण नहीं थी और ये संधि कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण बनी। तो आई होप कि वर्साय संधि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।